तो मेरी पिछली 5 सालों की एनिमे जर्नी में मैंने कई सारी एनिमेज देखी है, कुछ शोनन, कुछ लव, कुछ इच्ची, वेल ज्यादातर इच्ची। तो वहीं पर दूसरी तरफ मैंने कई सारी मास्टरपीस एनिमेज को अपने आंखों के सामने बनता हुआ देखा, कई सारों को मैं खत्म होता हुआ भी देख चुका हूँ एंड साथ ही साथ कई सारों का पीक भी मैंने विटनेस करा है। लेकिन अपने जीवन के इतने साल व्यर्थ करने के बावजूद भी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में आज तक कोई ढंग की इसेकाई एनिमे नहीं देखी है जो कि प्रॉपर एक प्लॉट पर चलती हो। अब अगर तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने लॉकडाउन में एनिमे देखना स्टार्ट करा है, पॉसिबल है कि तुम्हें इसेकाई क्या होता है उसका मतलब ना पता हो, बट मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम लोगों ने भी इसेकाई एनिमे कभी ना कभी तो देखी होगी, क्योंकि तुम सब साले एमिलिया सिम्प हो। Look, you need to calm down with this Amelia obsession. If I said Amelia told you to jump off a cliff. Yes, I'm a simp. इसेकाई को तुम एक ऐसा जॉनर समझ सकते हो जहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इस रियल वर्ल्ड से एक दूसरी ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता। नो ऑब्वियसली जब भी बात होती है इसेकाई जॉनर की, एक एनिमे जो कि सबके दिमाग में आएगा ही आएगा वो होगा स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। अब ऐसा नहीं है कि स्वॉर्ड आर्ट इसेकाई एनिमे की सबसे पहली पैदाइश थी, इससे पहले भी कई सारे अनाथ बच्चे नाले में बह चुके हैं। बेसिकली अगर तुम्हें एक चलती फिरती इसेकाई एनिमे बनानी है देन अपने मेन कैरेक्टर को एक यूनिक सी पावर दे दो, क्योंकि वो अपनी रियल लाइफ में सिंगल था तो उसे उसकी औकात की बाहर की एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट दे दो, फीमेल प्रोटैगनिस्ट को बड़े बड़े स्क्रीन टाइम दे दो एंड मेक श्योर तुम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डालना ना भूलो, फैन सर्विस, आई मीन रीजन कि आखिर तुम्हारा चंपू इस दुनिया में करना क्या चाहता है। एंड टड़ा एक टिपिकल इसेकाई एनिमे तैयार है। इसके अलावा अगर तुम शो को फेमस करना चाहते हो तो एकदम रैंडमली 2-3 ब्यूटीफुल ग्रिल्स को भी और ऐड कर दो। अब जब मैं अच्छी एनिमेज पिक करके देखने में नूब था, उस टाइम पर मैंने कई सारी ऐसी फालतू एनिमेज देखी जिनका कोई जवाब ही नहीं है। एंड वन ऑफ दी वर्स्ट एनिमेज जो मैंने देखी है वो नॉट एट ऑल सरप्राइजिंगली ज्यादातर इसेकाई जॉनर से ही थी। एग्जाम्पल कॉन्सेप्शन, 7 सेंस ऑफ रियूनियन, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन भी आफ्टर कुछ एपिसोड मुझे कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आई एंड यहाँ तक कि रीज़ीरो जिसको मैं इस जॉनर का टॉप टियर एनिमे मानता था, उसमें भी मेरा सीजन 2 आते आते इंटरेस्ट खत्म सा हो गया। एंड आफ्टर दैट जहाँ पर बाकी सभी लोग इस पर्टिकुलर जॉनर की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते, तो वहीं पर मुझे ऐसा लगता था कि बे इसमें अलग क्या हो रहा है। एंड लिटरली आई डोंट नो कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है या नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ के पूरी की पूरी आर्क की स्टोरी को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। इज दिस द पावर ऑफ गॉड? एंड दैट्स व्हाई मेरा इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर जॉनर में धीरे धीरे करके एकदम खत्म सा हो गया। बट दैट्स व्हेन जब मैं पिछले महीने की 12 तारीख को यूट्यूब पे ऐसे कुछ एनिमेज देख रहा था एंड उसी टाइम पर म्यूज एशिया के यूट्यूब चैनल पे आई केम अक्रॉस दिस लिटरल इसेकाई मास्टरपीस, जॉबलेस रीइंकार्नेशन या फिर कूल वे में मुशुको टेंसे। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंडी एनिमे। और क्या हाल है तुम लोगों का? लेके आ चुका हूँ मैं तुम्हारे लिए एक नई सीरीज जहाँ पर हम एनिमे के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं और उनका ब्रेक डाउन करते हैं कि आखिर उनमें ऐसा खास क्या है। एंड दैट्स व्हाई आज हम एनालिसिस करने वाले हैं मुशुको टेंसे का। अब इससे पहले मैं तुम्हें एक टिपिकल इंडियन एनिमे ट्यूबर की तरह बैकग्राउंड में गेम प्ले लगा के मुशुको टेंसे का प्लॉट बता के बोर करूं, उससे पहले ही मुझे तुम्हें बताने दो कि नहीं, अगर तुम मेरे करता धरता जिसकी वजह से मेरे घर में दाल रोटी आती है उसकी बेइज्जती करो यानी कि बोरुटो की, चलेगा। तुम मेरी इमेजिनरी जीएफ यानी कि मिजुहारा की बेइज्जती करो, चलेगा। यहाँ तक कि अगर तुम नारुतो की बेइज्जती करो मुझे थोड़ा दुख होगा, हो सकता है तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाए, लेकिन चलेगा। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आई एम नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ एनी एनीमे। जो अच्छा है उसे मैं अच्छा ही बोलता हूँ एंड जो बुरा है उसे बुरा। ऐसा तुम मेरे साथ कभी भी होता हुआ नहीं देखोगे कि मैं किसी कैरेक्टर को सिर्फ व्यूज के लिए रोस्ट कर दूं। कट कर देना प्लीज। आई मीन मैं किसी भी एनिमे को या एनिमे कैरेक्टर को डिफेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इन दी एंड नो वन केयर्स। सो जो भी मेरा ओपिनियन है इस एनिमे को लेके या मैंने अभी तक जो भी कहा हो उसको सुन के गलती से भी ऑफेंड मत होना, बिकॉज लाइक आई सेड We do not care.
जॉबलेस रीइंकार्नेशन या AKA मुशुकु टेंसेई एक्चुअली में एक जापानीज लाइट नॉवल है जिसे रिफ्यूजन मागानोटो ने लिखा है। इस नॉवल की स्टोरी भी हर एक टिपिकल इसेकाई एनिमे की तरह ही रिवॉल्व करती है अराउंड अ मैन जो कि अपनी लाइफ में किसी एक गिवन रीजन की वजह से बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड होता है। एक दिन यही सेम बंदा एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने की वजह से रीइंकार्नेट हो जाता है एक दूसरी फैंटेसी वर्ल्ड में जहाँ पर मैजिक्स एंड स्वॉर्ड्स का बहुत ही जोर से बोलबाला है। हाउएवर स्टोरी का इंटरेस्टिंग कैच ये है कि रूडियस जो कि शो के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है, उसने अपनी मेमोरीज को भी अपनी पास्ट लाइफ से इस न्यू रीइंकार्नेटेड वर्ल्ड में इनहेरिट करा है। एंड एज सच रूडी अनलाइक तुम्हारी और मेरी तरह वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा होशियार है एंड बिकॉज ऑफ दिस वो 2 से 3 साल में ही मैजिक से रिलेटेड सभी किताबों को पढ़ के एक प्रोडिजी बन गया था। नाउ जैसे मैंने तुम्हें कहा ऑन पेपर ये भी एक टिपिकल इसेकाई एनिमे की तरह ही है। इसमें भी तुम्हें जग्स, मग्स, कप्स एंड इवन ट्रक्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी तुम्हारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने पास्ट लाइफ में बहुत ही डिप्रेस्ड या AKA दूसरी भाषा में सिंगल था। इसमें भी रीइंकार्नेशन लेने के बाद प्रोटैगनिस्ट बाकियों कंपेयर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो क्वेश्चन फिर यही उठ के आता है कि मुशुकु टेंसेई ऐसा क्या स्पेशल करती है जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ इसेकाई एनिमे का टैग दिया गया है। लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजी पॉइंट नंबर 1। तो सबसे पहले आई डोंट नो कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक बहुत ही एज ओल्ड कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखाने के लिए इनके पास जग्स तो है ही, लेकिन साथ ही में जो ब्रिलियंट वे में इनके हर एक एपिसोड का एग्जीक्यूशन होता है, आय हाय उसका तो कोई जवाब ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई एवरेज स्टोरी है जिसका प्लॉट एकदम घिसा पिटा है, उसी सेम चीज को अब तुम दूसरों के सामने बढ़िया कैसे दिखा सकते हो। यस, एकदम टॉप नॉच बढ़िया एनिमेशन के साथ। अब नोट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुशुकु टेंसेई की स्टोरी घिसी पिटी है, बट जब भी बात आती है एनिमेशन की या एनिमेशन क्वालिटी की तो डेफिनेटली मुशुकु टेंसेई हैज वन ऑफ द बेस्ट सीन्स। फिर भले ही वो फाइटिंग हो, जग्स हो या फिर जनरल सीनरी ही क्यों ना हो। एंड हर हफ्ते इतने बढ़िया हाई टियर क्वालिटी के एपिसोड्स को बनाने के लिए गेस करो मुशुकु टेंसेई फ्रेंचाइजी ने क्या किया। यस, उन्होंने अपना ही एक एनिमे प्रोडक्शन स्टूडियो ही खोल दिया। हाँ, तुमने एकदम सही सुना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एनिमे पे दिन रात काम होता है जो कि है ऑब्वियसली मुशुकु टेंसेई। बिकॉज ऑफ दिस रीजन उनके स्टाफ को ऑलरेडी पता है स्टोरी को छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करके कैसे और बढ़िया बनाना है। क्योंकि इनके पास इन्हीं का खुद का प्रोजेक्ट है तो इन्हें बाकी किसी एनिमे की एनिमेशन करने की टेंशन भी नहीं है। एंड एज सच एक सीजनल एनिमे होने के बावजूद भी इट इज एक्सपेक्टेड कि हर साल इनका एक न्यू सीजन तो आएगा ही आएगा। यूजुअली जहाँ पर बाकी किसी पिटी सीजनल एनिमेज बस अपनी स्टोरी को नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा के 12 एपिसोड तक उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश करती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ मुशुकु टेंसेई का हाल कुछ ऐसा है कि उनकी स्टोरी इतनी ज्यादा भरी पड़ी है दैट इवन व्हेन जब ओपनिंग प्ले होती है सीरीज की उसमें भी ये लोग अपनी स्टोरी को ही डिफरेंट वेज में दिखा रहे होते हैं, जो कि इनडायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन में ये बात जाके पहुंचाती है कि ये लोग जरा से भी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। नॉट ओनली काफी रेस्पेक्टफुल बात है बट ऑल्सो दिस शोज की स्टोरी में दम भी है। एंड 23 एपिसोड में ही ये लोग तुम्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मांगा या नॉवल की स्टोरी एनिमेट करके देना चाहते हैं। बट अब अगर तुम्हें किसी भी एनिमे को ऑब्वियसली मास अपीलिंग बनाना है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारी स्टोरी के बारे में बात करेगा, तो फिर तो तुम्हें उसमें जान पूछ कर डालना पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज्यादा ठरक को हम सिंपिंग बोलेंगे क्योंकि वो सुनने में ज्यादा डिसेंट लगता है, बट यू गेट द पॉइंट राइट। अपनी स्टोरी में सिंपिंग सीन्स या सिंपिंग कैरेक्टर्स डालो एंड बूम, तुम्हारा आधा काम तो हम सिम्सी कर देंगे उसे पॉपुलर करने में। जिसके सबसे बड़े एग्जांपल है रीडू ऑफ द हीलर या फिर रेंट अ गर्लफ्रेंड। स्टोरी वाइज दोनों ही एवरेज है लेकिन सिंपिंग वाइज 10 आउट ऑफ 10। बट क्या सिंपिंग सीन्स डालना बुरा है? ऑब्वियसली नहीं। मुशुकु टेंसेई तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ ऐसे
खेलती है, जहाँ पर स्टार्टिंग के 4 एपिसोड्स में तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी एक सिंपिंग इसेकाई एनीमे ही है, लेकिन तुम लोग इनका दिमाग देख रहे हो। उन्होंने इसी सिंपिंग का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करा एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को गैदर करने का, कि ऐसे लोग उनके स्टार्टिंग के एपिसोड तो बस ये सब देखने में ही मस्त हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम्हें भी ऐसी फैन सर्विस मिलती रहेगी तो तुम भी बिना ज्यादा सोचे उसे देखते रहोगे। लेकिन सडनली तुम नोटिस करोगे कि सिंपिंग लेवल हर एक एपिसोड के साथ धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। एंड वहीं पर दूसरी तरफ प्लॉट जो एनिमे का मतलब कि जो मेन स्टोरी है वो ओवर पावर करने लग गई है इस सिंपिंग वाले पार्ट्स को। एंड बिकॉज स्टोरी है इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि तुम्हें र्यूडियस एंड वो कैसे ट्रेन कर रहा है उसमें खुद ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लग जाएगा। मतलब कि उन्होंने स्टार्टिंग के सिंपिंग सीन्स दिखाए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि लोग उसे एक इच्ची एनिमे का टैग बना देते, उन्होंने साथ ही साथ में अपनी स्टोरी को भी इतनी बढ़िया पेस पर रखा कि 10 एपिसोड्स खत्म होने के बाद तो मैं भी पर्सनली ये भूल गया था कि इसमें सिंपिंग सीन्स थे भी कभी। एंड फिर तो बीच में उन्होंने र्यूडियस का सैड पास दिखा दिया जिससे कई लोग रिलेट कर गए। वो बैड एस भी है, एट द सेम टाइम कमजोर भी है, एंड इन दी एंड ये एक वेल रिटन स्टोरी है जो कि हमारे दिमाग के साथ खेल गई। लेकिन इन दी एंड भले ही तुम कितना ही टॉप टियर एनिमेशन डाल दो, भले ही तुम्हारा कैरेक्टर एकदम ओपी हो, भले ही शो में सिम्स के लिए फैन सर्विस भी हो, इन दी एंड जो चीज मुझे ही नहीं बल्कि मेरे चैनल पे 87% लोगों को इन सब चीजों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी वो है किसी भी गिवन एनिमे की स्टोरी का बढ़िया होना। एंड दैट्स व्हाई व्हेन इट कम्स टू स्टोरी मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि मुशोको टेंसे का इसमें तो कोई जवाब ही नहीं है। जो वर्ल्ड बिल्डिंग ये सीरीज पर्टिकुलरली कैरी आउट करती है उसमें कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, उनके अंदर भी कई सारे अलग अलग प्लान्स हैं, एंड उनमें भी कई अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पावर्स है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये सब कुछ एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है। ओवरऑल आई वुड से काफी लंबे टाइम के बाद मैंने कोई एनिमे इतनी ज्यादा एंजॉय करी है। अब अगर तुम लोगों ने भी मुशोको टेंसे देखा है तो कमेंट्स में जरा बता देना, एंड अगर तुम ये वीडियो देखने के बाद जा रहे हो तो कमेंट्स में लिख देना INDOP। लास्टली तुम्हें मेरी ये न्यू सीरीज जहाँ पर हम साइकोलॉजिकल रीजंस ढूंढते हैं एनिमे के पीछे का वो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही साथ में ये भी बताओ कि नेक्स्ट किस एनिमे का एनालिसिस किया जाए। With that being said, I will see you guys in the next one. Peace.